हल्के से हल्के जो बयान आता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज कर जाते हैं। मैं बात करूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे क्या 370 पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में 370 को 371 बोल दिया था। चलो ये स्लिप ऑफ टंग मान लेते हैं, लेकिन क्या जरूरत थी? और ये इशू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरह से कैच भी कर लिया और कैश भी किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि एक रैली में कि 370 की चर्चा करनी हो तो जो जम्मू कश्मीर में वहां जाके कीजिए, 370 बाकी राज्यों में कोई मायने नहीं रखता है। ये बड़ी बात है। इस बड़ी बात के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास क्या था? उनके लिए खुद ही कांग्रेस ने तुर्क का इक्का उनके हाथ में थमा दिया। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इतना ज्ञान नहीं है कि 370 के जाने से देश की एकता और अखंडता पर कितना असर पड़ा है, देश की एकता और अखंडता पर कितना 370 घातक था, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पता है। बस एक छोटे से बयान के बाद सियासत शुरू हो गई। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता ने इसको अच्छे से लपेटा और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की जो सोच है वो देश को तोड़ने वाली सोच है, जोड़ने वाली सोच नहीं है। 371 कहा था 370, लेकिन जब चुनाव पीक पर होते हैं, प्रचार पीक पर होते हैं, तो इस तरह की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। पहले हम आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पलटवार किया, ये आपको बताते हैं। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, यहाँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो बात है 370 की कश्मीर तक महदूद है। लेकिन हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी 1984 में मात्र 2 पार्लियामेंटेरियन थे, यानी लोकसभा में मात्र 2 सदस्य थे। उस 84 के घोषणा पत्र में भी 370 प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था। लेकिन एक टंग फिसली है या सोचकर ये जवाब दिया है, स्टेटमेंट दिया है, ये कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। और क्यों ना भारतीय जनता पार्टी इसको पूरे तरीके से कैश कर रही है। और यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक अवसर मिल गया। उन्होंने कहा कि 370 मात्र कश्मीर तक महदूद रखना चाहती है कांग्रेस, लेकिन ये देश के प्रत्येक उस नागरिक का मुद्दा है जो देश से प्रेम करता है, जो देशभक्त है। उन्होंने कहा कि हर एक राज्य से जवानों ने अपनी शहादत दी है आतंकवाद के लोहा लेने के लिए। पहले हम देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा। चलो चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। आखिर 370 को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों स्टेटमेंट दिया, और क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में तो पुलवामा था, क्या अब 370 या कश्मीर में किए गए प्रयोग को समूचे देश के बीच में राजनीतिक तौर पर इसको बेचा जाएगा? वीरेंद्र सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। एडवोकेट तेजा सिंह जी हमारे साथ है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। तेजा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और सरबजीत सिंह भाजपा के बड़े नेता है, आपका भी स्वागत है। सोनू जी, जिस तरीके से अब 370 को लेकर के सियासत की जा रही है, आपको कितना उचित लगता है इस पर जो स्टेटमेंट खड़गे की आई है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है? देखिए, ऐसे है विनोद जी की एक बात तो इसमें क्लियर है कि 370 जम्मू कश्मीर में लागू था। ये तो बात सब मानते हैं कि ये भी नहीं मानते भारतीय जनता पार्टी की, शायद पूरे देश में तो था नहीं। 370 जम्मू कश्मीर में लागू था, इनके पास अक्सरियत थी, इन्होंने उसको हटा दिया। 370 तो आज भी लागू है, जो इसमें एक खंड 1 और 2 था उसको उन्होंने बालिश कर दिया। ठीक है, मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो शायद आगे जो कानूनी अर्जोई होगी तो करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 370 को बालिश करने के बाद बिहार के नौजवान को नौकरी मिल गई?
15 लाख रुपया हर एक भारतवासी के अकाउंट में आ गया, बेरोजगारी खत्म हो गई। जो ये बात कहते थे एक के बदले 10 सर लाएंगे, वो आ गए। पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गया। जम्मू कश्मीर की दूध की नदियां बह गई। डेवलपमेंट के फ्लड गेट आ गए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल आ गई। भाई 370 का मुद्दा जो था, मैं कहता हूं कि जब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि भाई आप पार्लियामेंट के अंदर भी कहते हो हमें 370 सीटें दो, अब 370 पर ही क्यों? आज आप देश जिन मुद्दों पर है, आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आप 1200 का सिलेंडर का आपने वादा किया था राजस्थान में, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कह रहे थे, मैंने क्लिप पे सुना। फिर राजस्थान में कहते हैं 370, भी राजस्थान की धरती पर प्राइम मिनिस्टर साहब आपने कहा था कि सिलेंडर 450 रुपया मिलेगा, क्यों नहीं दिया आपने सरकार बनाने के बाद? वहां क्यों नहीं पूरे देश को आप 450 का सिलेंडर देते? क्यों डीजल आप 100 रुपया लीटर बेच रहे हो? सबसे बड़ी बात विनोद जी, वो 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल देनी थी, आज भारतीय जनता पार्टी उससे भाग रही है, आज महंगाई से भाग रही है। और जब भी इनसे सवाल किया जाता है तो ये सवाल करते हैं 370 की। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे देशवासियों, 370 का फायदा या नुकसान जो था वो हम तीनों लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, या आप लोग हैं, हमारे में था फायदा का नहीं था, वो उसकी अलग से डिबेट हम कर लेंगे। लेकिन जिस मुद्दे पर आज देश खड़ा है, आज देश का नौजवान अग्निवीर पर पूछना चाहता है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं बिहार के नौजवान ने कश्मीर में शहादत दी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, दी है शहादत। भाई उस शहादत का आपने क्या मोल दिया कि 4 साल की अग्निवीर कर दी? जरा अग्निवीर पर बोलिए। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं सरबजीत जी, अग्निवीर पर आपका सवाल क्या है? आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। और भाई एक बड़ी और बात है विनोद जी, जब भी ये चुनाव आते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को नया ले आती है। ये वो पार्टी है, इनको ये फौज पर बात करते हैं, शहादत पर बात करते हैं। भाई शहादत पर बात करने से पहले आप समझिए, आपने 2019 के पुलवामा शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगे थे। आप शहादत की पाठ किसी को पढ़ाएंगे? आप मुझे बताइए, आप पहले अपना आप गिरबान देखिए। मैं कहता हूं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सुबह उठकर भाई आप ये देखिए, जब आईने में खड़े होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर बात आती होगी, यार किस पार्टी की वकालत करने जा रहे हैं? आपने 2019 में पुलवामा के शहीदों पर वोट मांगे, आज आप 2024 में 370 पे दोबारा वोट मांगते हो। वोट मांगने हैं तो 10 साल की कारगुजारी पर मांगो, वोट मांगने हैं तो भ्रष्टाचार की बात करो। अब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। अब फेसबुक पे तो भाई बीजेपी का नाम ही, माफ करना मैंने नहीं कहा, किसी ने फेसबुक पे डाला है, मैं आपको दिखा दूंगा रील। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। अब एक बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली थी वेस्ट बंगाल में थोड़े दिन पहले, उन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। तो वहां से एक साधारण आदमी मेरी तरह खड़ा हुआ, उसने क्या कि हाउस फुल हो गया या सारे भ्रष्टाचारी आपने ले लिए? भैया करप्शन की बात करो। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, इन्हीं की पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं कि चाइना 4000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ गया। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, कोई अपोजिशन की पार्टी नहीं कह रही, भाई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर वो झूठ बोल रहा है, तो अगर वो सच बोल रहा है तो सलाम है सुब्रमण्यम स्वामी जी को, अफरीन उनको भी, वो सच तो बता रहे हैं ना। आपकी सरकार आज पर फेल हो चुकी है। आप पर आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आप जवानों का 2019 के चुनाव आपने पुलवामा के जवानों, शहीद जवानों के पोस्टर लगा करके जीते। ये अलग बात है कि कुछ ऐसी भी जमातें थी, सोनू जी के सहयोगी, जो जवानों के पराक्रम के भी सबूत मांग रहे थे। ये अलग बात है, कह रहे थे ये जो सर्जिकल स्ट्राइक, एक सेकंड में जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात करते हैं, मैंने नहीं कहा। उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की होती थी, आज भी होती है और आगे भी होगी। और सेना मेरा गौरव है, सेना मेरी है, आपकी भी है, वो किसी पार्टी की नहीं, वो देश की है। थोड़े से पेड़ गिरे हैं वहां पे, हाँ जी, थोड़े से पेड़ गिरे हैं वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने तो पहले ही कहा। देखिए विनोद जी, आपने सबसे पहले कहा कि खड़गे जी का जो बयान था 370, देखो 370 जम्मू कश्मीर का ही नहीं, जैसे मेरे भाई साहब कह रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमें मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में हमारे कितने नौजवान हिंदुस्तान के पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, बिहार, कौन सी स्टेट है, यहाँ हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर में नौजवान शहीद नहीं हुए पिछले 50 साल से। और ये हमारा आन शान और मान का मसला था और हमारे एजेंडे में था
और यहां तो लोग कहते थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आए दिन रोज हत्याएं होती थी, नौजवानों पे पत्थर मारते थे, यहां पर रोज इनकाउंटर होते थे। 50,000 से ज्यादा कश्मीर के नौजवान इस आग में झोंके, उनकी हत्याएं हुई। आए दिन पाकिस्तान रोज फायरिंग करता था, पूरे हिंदुस्तान की फौज जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी। तो यह मसला पूरे हिंदुस्तान का मसला है, हर एक स्टेट का मसला है। और इस मसले को भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, राम मंदिर और 370, दोनों में जब हमने विजय पाई, और एक आपको पता है कि चींटी तक नहीं मरने दी कश्मीर में। यहां लोग कहते थे खून की नदियां बहाएंगे, वहां झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आपने देखा 26 जनवरी को, 26 जनवरी को शायद आपने देखा, बात भूल गए आप। 26 जनवरी को शायद विनोद जी आपने देखा अनंतनाग, जहां कोई हमारा जो देश का झंडा तिरंगा, वो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी उठाने की। 70,000 लोगों ने वहां एक साथ वहां झंडा उठाया। 26 जनवरी की बात कर रहा हूं। आज लाल चौक देखिए, आप जाइए, वहां सम्मान के साथ कश्मीर के लोग भी हमारे साथ हैं, कश्मीर के लोग भी आज मुख्य धारा में आए हैं। तो ये पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात है। जो लोग सोच नहीं सकते थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में किया है। और हम क्यों नहीं इसकी बात करेंगे? यहां 500 साल 600 साल से राम मंदिर का इशू था, आए दिन कितने फसाद होते थे, हम क्यों नहीं बात करेंगे? ये सारे मसले जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने ये सॉल्व किए हैं। अब रही बात, मेरे साथी कह रहे हैं डेवलपमेंट, अरे भैया यहां से बाहर निकलिए, अब यहाँ रोड कैसे बन रहे हैं देखिए। ये रोड कहीं यूरोप में भी नहीं है जैसे रोड बन रहे हैं, कभी जाइएगा। और यहां पर जितनी डेवलपमेंट, यहां हमारे आने से पहले मैं बताता हूं, यहां ग्रामीण इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं थी विनोद जी। ये 10 साल में इतनी डेवलपमेंट हुई है। आज इतना पैसा मोदी जी पंचायतों को, यहाँ की म्युनिसिपलिटी को, यहाँ के बीडीसी को, यहाँ के डीडीसी को दे रहे हैं कि हमारे पास काम करने की जगह नहीं रही। ये मैं सोनू जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? बात कर रहे हैं। तेज जी आपके पास आता हूं, तेज जी आपके पास आता हूं, पहले सोनू जी को कंटिन्यू करेंगे। जी सोनू जी, ऐसे है कुछ चुनिंदा ये झंडा तिरंगा कंधा, झंडा तिरंगा कंधा, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा। मैं कहता हूं इसमें शक कहां, मैंने कब कहा कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई? मैं तो हर डिबेट पे कहता हूं डेवलपमेंट हुई। भारतीय जनता डेवलपमेंट के मुद्दे पे हूं, मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आपकी डेवलपमेंट पे आ रहा हूं। मेरी सुन लीजिए मेरे बड़े भाई, माना कि तेरी दीद के नहीं हूं मैं काबिल, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर, मेरी सुन तो ले। मैं ये कहना चाहता हूं हुई है भी डेवलपमेंट, कब कहता नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट हुई है भाई, मैं कह रहा हूं हुई है। इनके देवताओं के मकान नगरोटा 3 मंजिला बन चुके हैं अम्युनिशन डिपो के पास, आम आदमी अपनी छत पे लेंटर नहीं डाल सकता। भारतीय जनता पार्टी के आली शानदार दफ्तर हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कब्जा सरकारी मकानों पर, सरकारी गाड़ियों पर है, ये कम डेवलपमेंट है? भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी डेवलपमेंट कराई है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद 800 करोड़ का चंदा आपका निकला है नहीं। और मैं कहता हूँ आप सुनिए, बिल्कुल, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल, सुनिए, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, अच्छा सवाल है, जवाब सुनिए। मैं कहना सुनिए, आप साबित सुनिए, मैं बड़ी आपके लिए मैं बड़ी बात पे आ रहा हूँ, आस्ता आस्ता आ रहा हूँ, मुझे टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं सुन लो, आज सुन लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी ये बहुत बड़ी परेशानी है, आप बात सुनना नहीं चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आपके तो वार्ड प्रेसिडेंटों के पास सरकारी गाड़ी और पीएसओ हैं, अगर कोई फार्मर है, मैं नाम लूंगा तो 1 घंटा तो नाम पे लग जाएगा मेरा। बताइए, तो मैं बताता हूँ ना, आपका एक गलती से एमएलसी कोई बन गया, उसके पास सरकारी गाड़ी है, किस एमएलसी के पास नहीं है? पीडीपी के पास भी है भाई, बिल्कुल नहीं है तो वापस लो। आपने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया, सुनिए, आपने मैडम महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया, आप मकान साबित कीजिए किस सरकारी मकान में वो रहती है। अभी सियासत से संन्यास करेंगे वो, आप बताओ ना किस सरकारी मकान में। झूठ बोलना आपकी फितरत है, टॉप टू बॉटम, सवाई झूठ के आपके पास कुछ नहीं। सुनिए, सिक्योरिटी बिल्कुल झूठ है। आपके उस आदमी के पास 5 पीएसओ है जिसको पड़ोसी भी नहीं जानता। और तीसरी बात, अगर किसी को टारगेट किलिंग है तो भाई टारगेट किलिंग तो बात आता हूँ, आ रहा हूँ मैं आप के आ रहा हूँ, सुन लो, आप भी ऊपर आ रहा हूँ। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मजाक बना लिया है, हमें बंधुआ मजदूर बना दिया आपने।
आपने डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट मैंने आपकी बता दी आपको। अब आपकी मैं अगली कार्य प्रणाली अरे बताता हूं। आपने लोगों को खरीदा हुआ था, हमने डेमोक्रेसी। आप मुझे विनोद जी लगता है, मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर 2014 के बाद ही भाई हिंदुस्तान का रंग बना है, पहले था ही नहीं। लोगों के लिए, पहले हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुन लो, के लिए क्या अब बताता हूँ ना, सुन लो। महिलाओं के लिए क्या किया आपने क्या झंडे गाड़ दिए, जरा वो बता दो। में क्या किया? आपने किस पंचायत को कितना सशक्तिकरण किया वो बता दो। चोरी की है आपने, चोरी एफटेक के जरिए से चोरी की है, रेत बजरी की चोरी की है। चोर चोर बसेरे भाई हो आप सब लोग, चोरी की है, सिर्फ चोरी, और आपने कुछ नहीं किया पिछले 10 सालों में। चलिए पूरा देश को लूटा, और जेल अब आपकी बारी है, तैयारी है। ये तो अभी चाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तैयारी है। सुनिए विनोद जी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। मैं ये तो अभी चाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। A to Z जाओगे जेल में, जो चोरी आपने की है, मैंने नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी, आप छोड़ दो, टिकट लोग देते हैं, टिकट लोग देते हैं, आप टिकट लोग देंगे, फैसला लोगों ने करना है। आपके पास 2 MP से आपने सरकार बनाई, स्वयं चोरी की आपने किया क्या है? आपकी चोरी को लिखने लगो तो किताबें खत्म हो जाती हैं। एफटेक जैसी चोर कंपनी को ठेका आपने दिया। चलिए सोनू जी, की चोरी आपने की। बाकी वाले होगी। तेजस सिंह जी, एडवोकेट तेजस सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेते हैं। तेजस सिंह जी, आप ज्योतिष विद्या में विश्वास करते हैं? ज्योतिष विद्या में विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने राहुल गांधी का होरोस्कोप दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कभी वो आलू से सोना निकाल लेते हैं, आटे को लीटर में तोलते हैं, और अब खड़गे जी ने नई ऑफर डाल दी है, कहा कि 370 का सरोकार जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से है। मतलब देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान चलते थे, क्या वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से सरोकार है उसका? देखो जी, वजह ये है कि जहां तक दफा 370 का ताल्लुक है, ये एक खुसूसी दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर की रियासत को, जिसके तहत उसको कुछ मुरादें दी गई थी, और उन मुरादों, ये देन सारी कांग्रेस की थी। और नहीं, आप तफसील से सुने तो सही, मुरादें दी जा रही थी। लेकिन बीजेपी का ये एजेंडा था राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि हम दफा 370 को खत्म करेंगे और इसको मुकम्मल तौर पर विलय करेंगे हिंदुस्तान में। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो मेरे दूसरे प्रवक्ता भी जानते हैं कि दफा 370 ऑलरेडी बहुत खोखला हो चुका था। हिंदुस्तान के तमाम कानून ले लेते ये श्रेय, तेजस सिंह जी आप ये श्रेय ले लेते, हाँ? ये हार पहन लेते अगर ये खोखला ही हो चुका वही में मान हम डरते हो, हम अपीजमेंट की पॉलिसी करते हो, लेने के लिए हमारी आप अपीजमेंट की पॉलिसी करते हो, डरते हो, इसलिए आपने इसको लेने के लिए लोगों को दुखी नहीं करना चाहती थी, रियासत में खूनरेजी नहीं करना चाहती थी, और हम चाहते थे कि ग्रेजुअली आस्ता आस्ता ये खत्म हो जाएगा। और कितना ग्रेजुअली? आप इस कंट्रोवर्सी से पूछिए, आप इस कंट्रोवर्सी, भाई साहब मैं कश्मीर का रहने वाला, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, आप मुझे कहते हैं मैं क्या पूछ रहे हो? वजह ये है, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आपने बोला मैं से कश्मीर के लोग सुखी हो गए। देखिए विनोद जी, इन्होंने बोला, मैं बिल्कुल आप शांत रहे, ये कोई तरीका ही नहीं है। चलिए मेरे कहने का मतलब है, दफा 370 पे देश की सर्वोच्चतम जो अदालत है उसने एक फैसला दे दिया है। उस फैसले के सामने सब हर किसी ने सर खम कर दिया है। अगर किसी हिंदुस्तान के शहरी को अभी भी कोई लगता है कि उसमें कुछ चांसेस हैं, तो वो अभी भी अदालत में रिव्यू कर सकता है। लिहाजा दफा 370 खत्म हो चुका है। और इस वक्त पुलवामा के शहीदों की बात चली, ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे 40 नौजवान शहीद हुए, उनके कई मामलात उनकी फैमिलीज के इस वक्त तक गवर्नमेंट ने हल नहीं किए हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन हम सिर्फ उनके नाम पर वोटें लेते रहे, आइंदा भी लेना चाहते हैं। और कितनी देर बीजेपी, मैं प्रणाम करता हूं मंदिर को, राम मंदिर को, लेकिन कितनी देर ये राम मंदिर और 370 को लेकर चलते रहेंगे? अल्टीमेटली इनको लोगों को बताना है कि इन्होंने हिंदुस्तान के अवाम के लिए इन 10 सालों में क्या किया, कितनी तरक्की की, कितने रोजगार दिए, और महंगाई कहां पहुंचाई। मासवाए सियासी इंतकामगिरी के कुछ नहीं हो रहा है। और मैं वसूख से कहूंगा, जो तरीकाकार इन्होंने नफरत का फैलाया है, मोदी साहब
अगर चले भी जाएंगे, इनके जाने के बाद भी 100 साल तक ये नफरत खत्म नहीं होगी। इनको चाहिए कि मुल्क की दफा के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए। चलिए, अब आपने मोहब्बत की दुकान शुरू की है, देखते हैं कितने फूल फूल की है और किस तरीके से आप अपील कर रहे हैं लोगों को। आपके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के साथ तुलना की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। विनोद जी, मेरा घोषणा पत्र देखें कांग्रेस का, अगर एक लफ्ज वहां मुस्लिम लीग के बारे में आएगा, सिर्फ आप उसको मुस्लिम लीग का टैग लगाकर हिंदुओं को हमारे खिलाफ। मैं नहीं लगा रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप है। कहा जा रहा है कि ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का। हिंदू इतना नाकाबिल नहीं है, वो काबिल है, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि किन हालात में इस किस्म हमारे मंशूर के बारे में ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। आज लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सियाने हैं। चलिए, इंटरनेट का जमाना है, सरबजीत से जान लेते हैं। जमाना है। देखिए विनोद, सरबजीत से जान लेते हैं। अब जो इनका ये है ना 400 पार, वो होने वाला नहीं है। अब ना पुलवामा मदद करेगा, ना 370 मदद करेगा तो वोटर करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वोटर इनसे तंग आ चुका है और चलिए सोनू जी, आप बड़ा मंथन मुस्कुरा रहे, लेकिन पहले मैं सरबजीत जी के पास जाना। सरबजीत जी, इसके अलावा आपके पास कुछ है? मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान, पाकिस्तान, बातों भी पूछिए। ये विनोद जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हमने नाम नहीं लिया है, हमने कभी इन चीजों के बिहार पे, आज देखिए हम लोग डेवलपमेंट के नाम से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी। और वो डेवलपमेंट मैं इनको अपने साथियों को इसलिए दिखा रहा हूं, इनके इर्द गिर्द की स्थिति है कि भाई साहब, आज से पहले जब मोदी नहीं था तो यहां क्या होता था। अब मोदी जी 10 साल देश के माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी रहे, तो यहां जम्मू कश्मीर में क्या चेंज आई है वो मैं इनको समझाना चाहता हूं। समझदार ये भी है, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने इनको बता रहा था कि पूरी पावर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। यहां पर क्या होता था, एक एमएलए था, अगर आपने छोटा सा 10 रुपए का काम है तो भी एमएलए के पास जाना पड़ता था। यहां पर जितनी पंचायतें थी, कब से सरपंच पंच यहां चिल्ला रहे थे, लेकिन चूंकि दफा 370 थी, यहां के जो मुख्यमंत्री जो एक फैमिली बैकग्राउंड रही, कभी वो कभी ये, सब पावरें अपने हाथ में रखना चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यहां पर पंचायतों को सशक्तिकरण दिया, उनको पावर्स दी। और हमने सोचा नहीं था आज एक पंच के पास, एक सरपंच के पास पावर है, वो गांव की पूरी तरक्की कर सकता है। ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, यहां हमने सुना भी नहीं था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, सबको पैसे दिए। आज यहां ये हालत है, पंचायतों में ये जाएं, वहां पर जो हमारा हर साल बजट आता है, काम ही नहीं रहे हैं। आने वाले 1-2 साल में ना कोई गली रहेगी। सरबजीत जी, आपने परिवारवाद की बात की, कभी अब्दुल्ला खानदान, कभी मुफ्ती खानदान, तो देखो इन्होंने सारा सोनू जी का कहना है दोनों के साथ ही आपने सरकारें बनाई हैं, उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, वो हमारा एक, देखिए वो जो प्रेम था वो कहां से जागा था, क्यों जागा था, वजह क्या थी? सरकार में आने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और यहां हम सरकार में आए और सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसके बाद भी। और आज जम्मू कश्मीर, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं, जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम लहराएंगे। श्रीनगर के लोग आज, वहां का हमारा खास समुदाय जो है मुसलमान समुदाय, वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। और हजारों की तादाद में आज वहां लोग खफा हैं, वो कह रहे हैं कि अलायंस नहीं होना चाहिए था, हमारे कैंडिडेट वहां से भी खड़े होने चाहिए थे। और वहां लोग जो हैं, देखिए 50-60 हजार नौजवानों का कत्ल करवाया नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने। और हमारी हुकूमत के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आज कोई पत्थरबाज, आज कोई मिलिटेंट, बताइए हमारी जिस दिन मिलिटेंट पैदा होता है कांग्रेस की 3 दिन में हमने सिक्योरिटी फोर्सेस उसको घेर लेते हैं। मिलिटेंसी में इलेक्शन कराई सारा, और एक जोड़ी निजाम कायम किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाकर इलेक्शन नहीं करा सकते। सुन लो ना, हमने आपकी सुनी, आप सुनो, आप किस तरह कहते हो कि कांग्रेस ने कत्ल किया है? अरे जो आपने यहाँ पर जितने तशद्दुद किए हैं ना, वो आप सुन नहीं सकते। आपने जहाँ 50 साल 60 साल में जो लोगों का खून चूसा है, आपको ये पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। नौजवानों को
सरजीत जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सत्तर हटने के बाद कोई खास इतना बदलाव नहीं आया है। क्या वाकई में सोनू जी आपको नहीं लगता है कि 370 में संशोधन, हटना वर्ड गलत है क्योंकि खंड 1 अभी भी जीवित है, 370 में संशोधन और 35 से रिपील होने के बाद कोई बदलाव नहीं आया कश्मीर में? क्या पत्थरबाजी कम नहीं हुई है? ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है? क्या आपको नहीं लगता है जो कैलेंडर अलगाववादियों का आया करता था वो बंद नहीं हुआ है? आतंकवाद में फर्क नहीं पड़ा है? देखिए विनोद जी, ऐसे है कि मैं मेरे भाई बीजेपी वाले इसको क्रेडिट ले नहीं, मैं सुनिए, अब आपने सवाल पूछा तो मुझे टाइम दें जवाब का, और सुनिएगा पूरा, मुझे उम्मीद है मेरे भाई भी सुनेंगे। बात ऐसी है कि आपने कहा 370 हट गया और मिलिटेंसी खत्म होगी, तो टारगेट किलिंग तो आपके सामने है। मिलिटेंसी पहले कश्मीर में थी, सुनिए खत्म नहीं, मैं कहता हूँ मिलिटेंसी अगर कश्मीर में थी पहले, आज तो रजौरी पुंछ में आ गई, उधमपुर में आ गई, जम्मू शहर में आ गई। चलिए मैं उसके आगे चलता हूँ। मेरे भाई हैं जोशीले हैं, मेरे से बड़े हैं, इन्होंने कहा कि 2014 के बाद तिरंगा वहां पर लोगों ने उठाया, तो भाई 2014 से पहले जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा था, जरा ये भी बता दीजिए, वहां कौन सा झंडा चलता था? आप बात पता क्या है, हमने कभी कश्मीर को अंदर जाके देखा ही नहीं। हम सर्किट हाउस जाते हैं, लाल चौक जाते हैं, उसी को कश्मीर समझ बैठे हैं। ये एडवोकेट तेजा सिंह जी हैं, इनका जो गाँव उसका नाम हमदुब है, वो रफियाबाद में लास्ट बॉर्डर पर पड़ता है। ये आज से नहीं है वहां, मेरा ख्याल है कि देश के मतलब बड़ी देर इनकी फॉर फादर वहां पर हैं। तो इन लोगों से पूछिए जाकर के कि इन्होंने किस हालात का मुकाबला वहां किया है। ये शहादत की बात करते हैं, सैनिकों की बात करते हैं। इनके करीबी दोस्त हैं, इनके भाई जैसे थे डीएसपी जगतार सिंह, जो इनके गांव के साथ वाले गांव के रहने वाले थे। अब मैं उसके ऊपर बात करूं, उन्होंने शहादत का जाम पिया था हीरानगर में। अगर मैं इन चीजों, इनका भारतीय जनता पार्टी को खबर खबर भी नहीं है कि किसकी बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वहां के रहने वाले, मैं सच कहता हूं, अगर 370 जहां कश्मीर की बात करनी है तो मेरे से ज्यादा इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये वहां के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता से पता कश्मीर किसको समझते हैं? सर्किट हाउस और लाल चौक और आजकल राजभवन को। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सब कुछ वहां ठीक है, अगर सब कुछ वहां ठीक है, तो भाई फिर ये 10 साल से असेंबली का चुनाव जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करा पा रही है? क्यों जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया? मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा मशकूर हूं मेरे भाई सरबजीत सिंह जी का, इनको कश्मीर के नौजवान की याद आ गई। भाई कश्मीर का नौजवान जितना आपने जेलों में रखा है देश की बाहर, किसी ऐसे केस में जिसकी जमानत भी नहीं हो सकी और किसी को बिना केस में भी रखा है, उसके ऊपर भी कभी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से बात कर लीजिए कीजिए। आपको जम्मू कश्मीर के नौजवान की याद तो आ गई, तो लेकिन एप्टेक जैसी चोर कंपनी को आपने ठेका दे दिया पैसे लेके भर्ती करने का। आप नौजवानों की बात, और उन्होंने कहा कि भाई हमें कश्मीर के लोग चाहते हैं तो वहां कमल खिलेगा। मुझे बताइए, पहले कैंडिडेट तो ढूंढ लो कमल पे लड़ने वाले। आप लोगों के दरवाजे खड़का रहे हो, कभी ए टीम के पास जाते हो, कभी बी टीम के पास जाते हो, कभी सी टीम के पास जाते हो, भी इलेक्शन लड़ लो। अगर वाकई आपको जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं तो वहां कैंडिडेट तो अनाउंस करके दिखाएं, हमें दिखाए तो सही आपको कप्तान कहा उन्हें वहां। आप ये अपने आप को समझ लीजिए, जितना धोखा कश्मीर के नौजवान के साथ विनोद जी इन्होंने किया है ना, इतना किसी के साथ नहीं हुआ। आपने हमें 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के नौजवान को वादा किया था नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। क्या नया जम्मू कश्मीर बना उसमें बताइए? आपने एक माफिया जम्मू में लाया, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं जम्मू में करता हूं। आपने एक माफिया लाया, सबसे बड़ा माफिया, लीकर माफिया जम्मू में लाया। जम्मू में जो शराब का कारोबार करते थे विनोद जी, वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे, इन्हीं को फंड भी देते थे। इन्होंने उनसे रोजगार छीन के माफिया लाया। फिर एक बड़ा माफिया लाया रेत बजरी का। अब ये बात करते हैं आज ही हम महंगाई, हम भ्रष्टाचार। इनकी पार्टी के फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया कि बड़े नेता का पीए आता है। आजकल वो वायरल चल रही है वीडियो, अलग के नाम लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के बच्चों के नाम लिए जा रहे हैं। आप किस ईमानदारी की बात करते हैं? भ्रष्टाचारी सारी आपकी पार्टी में। आपने कहा अभी कि हम ये जो खानदानी राज है, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाई और हमारे साथ भी सरकार बनाई। जब सत्ता का आपको लालच आया, आप हमारे साथ आ गए, तब हम। और दूसरी बात इन्होंने कहा हमने गोलीबारी बंद कराई। भाई जब हम कहते थे कि पाकिस्तान से बात करो, ये बॉर्डर शांत होना चाहिए, ये कहते थे देशद्रोही हैं, तो पिछले 4 साल से आप डीजीएमओ लेवल पे आप सीज फायर कर रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, वेलकम है, बॉर्डर शांत होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात विनोद जी, जिन सरहदें शांत नहीं है। हाँ जी, सरहदें शांत है ना, तो
इसका तो क्लियर बातचीत दे से दीजिए। और भाई कैसे इसका दे दे, क्लियर रोड मैप दीजिए। हमारा है, यही तो हमारे बात जवान है। शहीद हो रहे हैं। बातचीत- अच्छा चलिए एक बात और है, एक बात और है विनोद जी, चलिए। मैं मानता हूँ, सच मान मैं रहे हैं, इतना ही नहीं, अच्छा है। और भाई हम ही ने कहा आपने मानी, क्या किया है? हम ही ने कहा आपने मानी, आपको कुछ नहीं समझ ही नहीं। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, आपने कहा जी हालात ठीक हो गए, फिर राहुल भट्ट, प्रिंसिपल सतेंद्र कौर, दीपू, विजय कुमार, कल शाम को भी एक सिपहिया में किसी नॉन लोकल के ऊपर अटैक हुआ है, मैंने मीडिया में पढ़ा है। ड्राइवर अब- पे। हाँ, अब आप वो मुझे एक बात इंजर्ड है। बताइए कि आप किस मुंह से नॉर्मलसी की बात करते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज के जो हमारे है ना मुलाजिम, उनको होटलों में बंद किया है, उनको सिक्योरिटी फराम नहीं आप कर पा रहे हो। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया है, आपने हमारे चलिए। सर पर माफिया लाया है, आपने चलिए चलिए हमारी चलिए शनाख्त तेजा छीनी सिंह है। जी से जान लेते हैं, समय हो रहा है। तेजा सिंह जी, सरबजीत जी ने आप पर आरोप लगाया कि कश्मीर में कब्रिस्तानों का जो आकार लगातार बढ़ा, हजारों की तादाद में युवाओं की जानें गई, चाहे वो बंदूकधारी हो, चाहे वो देश की रक्षा के लिए हो, उसके लिए कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिम्मेदार सरबजीत ने ठहराया। क्यों सरबजीत जी? देखिए बिल्कुल, जी, बिल्कुल। सरबजीत सिंह ने कहने को तो बात कह दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 70 साल जम्मू कश्मीर में राज किया है। बिल्कुल, लेकिन तभी तो कह रहे हैं आप रिस्पॉन्सिबल और हैं। 70 सालों में मैं आपको कहूं कि हम श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, रात के 1-1 बजे तक हम श्रीनगर डल लेक पे घुमा करते थे, इतना अमन था, इतना सुकून था। कहां से आ गया गन? नहीं, गन हाँ, कल्चर कहां से आ गया? आप हमारी तो एक सरकार नहीं थी ना। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे हमसाया मुल्कों ने एक कॉन्स्पिरेसी की और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत नौजवानों को वर्ग लगाया गया और वर्ग लगाने के साथ कुछ नौजवान, भटके हुए नौजवान पार गए, ट्रेनिंगें की और उन्होंने मिलिटेंसी शुरू की। और मुझे फख्र है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इतनी सख्ती के साथ उस चीज को खत्म किया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। तेजा सिंह बाकी- जी, अगर आप 84 में चलती सरकार को नहीं गिराते, गुलशाह को नहीं लाते, 87 में आप रिगिंग नहीं करवाते, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। भाई साहब, कहा जाता है यही कारण है रिगिंग के, रिगिंग के कारण है आतंकवाद का। मैंने परसों भी आपके चैनल पे ये कहा कि 89 की रिगिंग का जो मसला है वो 87 किसी ना इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, ना किसी ट्रिब्यूनल के पास गया, ना किसी अदालत में उसको चैलेंज किया गया। ये कहने की बातें हैं। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं लोन साहब, वो सिर्फ अपना मियार बनाने के लिए 87 के घड़े मुर्दों को अखाड़ रहे हैं। वो सोचते हैं उन मुर्दों की कब्रों का वास्ता दे के मैं लोगों को कहें कि वो हमें वोट दें, लेकिन लोग सियाने हो गए हैं, लोग सियाने हो गए हैं। 70 साल बाकी जो सुने, आप तो FIR की बात कर रहे हैं। उस मिलिटेंसी में भी हमने फ्री और फेयर इलेक्शन 96 में करके जमहूरी हुकूमत का कयाम अमल में लाया। सरकार बनी, सरकार पूरे 5-6 साल चली और बड़े काम उन्होंने किए। बाकी जो कुछ इन्होंने 10 साल में बोया है बीजेपी की सरकार ने, मुझे पूरी उम्मीद है इनके अपने बोए हुए का फल इनको मिलेगा। बाकी ये मुर्दे घड़े मुर्दे अखाड़ने से कुछ नहीं होगा। 70 साल जिस क्या पास्ट डिस्कस नहीं करना चाहिए? क्या सरबजीत जी जो कह रहे हैं, जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरे कहने का देखिए विनोद जी, मैं कहता हूं इस जवाब वक्त- सुन लेना चाहिए। नहीं, इस वक्त जो इन्होंने अगर- बातें कही हैं मैं उन पे जवाब इस देना वक्त चाहता अगर- हूँ। जी। आज ये मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे नौजवान गए, फिर नौजवानों को हथियार दिए, यहाँ पर फिर हत्याएं की, 60-70 हजार यहाँ जो नौजवान थे उनकी हत्याएं हुई, चाहे वो मिलिटेंट थे, चाहे वो शरीफ लोग थे। और ये सारा जो श्रेय है ये सारा कांग्रेस को जाता है। फिर उनको नौकरियां, जो ट्रेनिंग करके आते थे गन्ने लेके, वो जहां जमा करके फिर उनको नौकरियां देते थे। ये इनका तरीका एक था। मिसाल ऐसी आज बताएं, आज एक आज क्या मिसाल हो रहा ऐसी बताएं। है? आप 96 की बात कर रहे हो ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 500 वोट बने थे जो आपने सरकार बनाई थी। आज देखिए जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होती है ना, पूरे कश्मीर के लोग वोट डालने जाते हैं। मेरा भाई कह रहा था आप श्रीनगर के रफियाबाद, आप सिर्फ लाल किले से, सॉरी लाल चौक से और सर्किट हाउस से आ जाते हो। भाई साहब, कपवाड़ा में, पुलवामा में कौन सा ऐसा हमारा जिला है जहां गांव लेवल पे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है?
वो कैंडिडेट आप क्यों नहीं? अनंतनाग की बात कीजिए, आप पुलवामा की बात कीजिए, फिर कैंडिडेट क्यों आप मांग रहे हो आप श्रीनगर की किसी बात से? कीजिए, हर जगह हमारा विस्तार हुआ है। और आप जिन बातों की बात कर रहे हो ना, आज वहां के नौजवान टैक्सी चला रहे हैं, आज वहां के नौजवान कंप्यूटर पे बैठ के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आज उनको ये ब्याज नहीं है कि हमारे बच्चों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी सरकारें कांग्रेस की वहां पर गांधी जी ने लाया था, वो सुनने नहीं लगे। मेरी बात सुनिए ना, अरे लाया था अच्छी बात है, लेकिन जो क्लाशिनकोव है, जो AK-47 है, वो भी तो वहां से लेके यहाँ जमा करवा के आप नौकरियां देते थे। आज वो दौर निकल चुका है। अब ये बात आपको माननी पड़ेगी। आज यहाँ पर पूरी बॉर्डर जो है पाकिस्तान की वो बिल्कुल शांत है। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वहां से क्लाशिनकोव यहाँ हमारे नौजवानों के हाथों में दी। आज मोदी जी का सपना है कि यहाँ के नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर आना चाहिए। आज वहां रोजगार मिल रहा है। उनको कौन दे रहा है? तेजा सिंह जी, आप बाहर जाइए, कश्मीर में वकालत करते हैं, वो नहीं देते हैं। में जाइए, टारगेट किलिंग करने वाले हैं, होटलों में जगह नहीं है। आज वहां टूरिस्टों की, देता है? आज टैक्सी वाला वहां 2-2 लाख रुपया कमा रहा है। आज वहां शिकारी वाला मिल्टन सिंह में भी विजिटर जाते थे, मिल्टन सिंह में भी विजिटर गए। वहां बेचारे हालत खराब थी होटलों की, टूरिज्म की पूरी हालत खराब थी। आज देखिए वहां पूरी सर्दियों में भी पूरे होटल उसका फल देखेंगे कश्मीर में आपको कितना मिलेगा। आज फर्क पड़ा है। बिल्कुल वो फर्क देखेंगे ना, बैलेट के जरिए आपको कितनी वोटें आएंगी वहां से। वो नहीं है। आज वहां 2-2 हजार वोटों की पोलिंग नहीं हुई थी और 96 में हुकूमत बना ली थी। आज वहां पोलिंग परसेंटेज देखो कश्मीर में कितनी होती है। आज ये सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरअंदेशी से हुआ है। आज वहां के बच्चे कंप्यूटर, आज वहां के बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर बनने जा रहे हैं। आज उनको ये ब्याज नहीं है कि यहाँ की स्टेट की सरकार वहां पर इतनी छूट है कि पाकिस्तान में भेज सकेंगे, पाकिस्तान में नहीं जा सकते। आज यहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं। ये मोदी जी की दूरअंदेशी है। आप जरा ब्रिकी में जाइए तो सही, वहां आप यहाँ जम्मू में बैठ के बात करते हो, हम लोग वहां नीचे तक जाते हैं। हमारा संगठन वहां कश्मीर में जितनी मजबूती के साथ आज वहां के मुस्लिम कम्युनिटी, मेरे भाई, वहां के नौजवान भारतीय जनता पार्टी से नौजवानों का जिक्र तो किया था उन्होंने, हुआ है, नौजवानों को जिक्र किया था नरेंद्र सोनू जी ने। कहा था ऐसे नौजवान हजारों की तादाद में ऐसे नौजवान हैं जिन पे कोई केस नहीं है, उनको जेलों में ठोसा गया है। ये वीरेंद्र जी का कहना था। सोनू जी का, वो जो हुर्रियत के साथ चलते थे, जो फौज को पत्थर मारते थे, जो वहां से फंड लाके लोगों में बांटते थे बच्चों में, वो लोग अंदर हैं। आम आदमी बताइए कौन सा अंदर है? सब वहां से जुड़े हुए लोग। अब वो अंदर है तो शांत है वहां, ये चाहते हैं उन लोगों को छोड़े और यहाँ हालात खराब हो। अब वो उनकी सबकी जगह यहाँ है ना, जेल वहां है, वो जेल में है तो अच्छी बात है। वो अगर बाहर आएंगे तो यही हालात होगा। वीरेंद्र सोनू जी, आप मुझे बताइए कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुकूमत की, आपने कांग्रेस के साथ भी हुकूमत की, तब यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को कैसे अपील करते रहे? कैसे सलाहुद्दीन के बच्चे नौकरी करते रहे? कैसे पोते पोतियां उनके सरकारी मुलाजमत हासिल करते रहे? देखिए विनोद जी, ऐसे है कि जो आपने कहा कि किसी के बेटे, अब आप ये कहेंगे कि कैलिबर था, उनमें पोटेंशियल था, वो अपनी काबिलियत से आ गए। अब मैं मान लीजिए कल को मैं कोई गलत काम करता हूँ, मान लीजिए कि मैं कोई गलत काम करता हूँ तो उसमें मुझे सजा होती है या मैं अरेस्ट हो जाता हूँ, तो मेरे किए का जो है खमियाजा वो मेरे भाई को भुगतने का हक है। अगर मेरा कोई भाई या मेरा कोई बच्चा या मेरा कोई रिश्तेदार वो पढ़ने में लायक है, वो कोई टेस्ट क्लियर करता है, तो मेरा किया वो उसके ऊपर तो नहीं आना चाहिए। ना खाता ना भाई जो के बीजेपी, वही बात सही। अगर किसी का बच्चा पढ़ के टेस्ट में क्लियर कर रहा है तो उसकी सजा ये तो नहीं हो सकती ना कि वो किसी का, उस आदमी का बेटा है जो देश के खिलाफ है। मैं 1 मिनट के लिए बात करता हूं जी। देखो दूसरी बात, आपके पास तो प्रोविजन है कानून के अनुसार कि जेल के अंदर बंदा पढ़ाई कर सकता है जिसके ऊपर दोष हो। जेल में अंदर हो ना बंदा तो वो भी पढ़ाई कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि वो बाहर आदमी था, उसका कैलिबर था, जब वो पढ़ा लिखा, उसने कोई टेस्ट क्लियर किया। सोनू जी अब ये भी कहेंगे कि जो नार्को टेररिज्म में मुलव्विस है लोग, जिनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, सीज की जा रही, वो भी गलत है। ये कह रहे किसने कहा? किसने कहा? अभी आप किसने कहा ये बात? लगभग ऐसा ही है। मेरे भाई सुन तो लो आपके ये बात, बातों का लब्बो लभाव मैं कह रहा हूं ऐसा ही है। सुनिए ना, यही परेशानी है सरबजीत जी। 1 मिनट ये मेरी सुन लीजिए, अब बात सुन लो, मेरी सुन लो। नहीं होगा कुछ भी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। मेरी आवाज बंद कराने से कुछ नहीं। मुझे पहले
मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के सुनिए, अगर किसी पे दोष है और सुन लो, ओ भाई सुन लो, आपका भी बताता हूँ आप किसके हो। अच्छा ठीक है, बस चुप तो कीजिए एक मिनट, मेरे वक्त पे बोलने दिए मुझे। चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई देश के खिलाफ है, कोई गलत कर रहा है, उसको अंदर दो। किसने रोका है? किसने आपको कहा नाकआउट के खिलाफ कार्रवाई ना कीजिए? हम ये कहते हैं मकान पर चढ़े, उसके बाप ने बनाया हो तो वो तो फिर अच्छा एक बात और है, नथुराम गोडसे साहब ने आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहला कत्ल किया महात्मा गांधी साहब, फादर ऑफ नेशन को। उसको कोई उसकी प्रॉपर्टी किसने सीज की? उसके किसी उसका सुन लो भाई, सुन लो बात सुन लो पहले। आप ही नहीं बोलेंगे डिबेट में, सुन लीजिए। हाँ पे मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, तर्क से दूंगा। और सुन लो जी, सुन लो, तर्क से दूंगा। आप मैं ये कहना चाहता हूं कि नहीं थी भाई, जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी ना, उसके बच्चे को थोड़ी मिलेगी। मान लीजिए हम 3 भाई हैं विनोद जी, मैं नार्को में इन्वॉल्व हूं, एक मिनट में घर से मैं आपसे मिसाल देता हूं, तो मेरे किए की सजा भाई मेरे भाइयों को क्यों? मुझे दीजिए। हाँ, अगर जो मैंने प्रॉपर्टी उससे बनाई उसको सीज कीजिए। तीसरी बात, आप किस सजा की बात करते हैं विनोद जी? ये बृजभूषण पर सजा दी होती तो शायद कल वो किसी बच्चे को थप्पड़ ना मारता स्टेज पे। और शर्म आनी चाहिए इनको, जिनकी ये वकालत करते हैं। अगर आपने जय कुमार टैनी को सजा दी होती तो आज किसान आपके खिलाफ ना होते। अगर आपने उन लोगों को सजा, मैंने कोई बात सुनिए, बृजभूषण पर आप बंद क्यों हो जाते हैं, चुप क्यों हो जाते हैं? बृजभूषण के ऊपर जो कार्रवाई आपने की, वो कांग्रेस के और आप किसान बहुत बड़े हो, जो भारतीय जनता पार्टी का दलाल है वो किसान है, जो आपकी दलाली करता है वो किसान है। 750 लोगों को आपने मारा है, क्या बात आप करते हो? आप तो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हो, आपको ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए। आपकी दलाली करें फिर हम किसान हैं। अजय कुमार टैनी ने और उसके बेटे ने लखीमपुर खीरी में 50 किसानों का कत्ल किया, 50 लोगों ने एफिडेविट दिया कोर्ट में। आपने कोई कार्रवाई की? आपने उसको टिकट दिया। वो आपको शर्म आनी चाहिए। और मेरी देश की बच्चे बच्चियों ने जब कहा कि इस बृजभूषण ने, और छोड़िए पिछली बात, ये कल का एक वीडियो है, बृजभूषण जी एक स्टेज पर बैठे हैं, थप्पड़ मारा गया कि नहीं बच्चे को, सोशल मीडिया पर घूम रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? और सबसे बड़ी बात, एक बात सुनिए, हम क्यों भागेंगे? हम आपके वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी बड़े तो हो जाते हैं बदनाम। अजीत पवार को आपने चोर कहा, नहीं कहा, आपने उसको ड्यूटी की। आ जाओ दफा 370 पे, आ जाओ कश्मीर पे, अभी आ रहा हूँ, चलो आ जाओ 370 पर। जब आपके फार्मर एमएलसी ने, सुनिए यही परेशानी की बात की थी, मैं आता हूँ ना, कैसे अपील करते थे आप उनको? चलिए ठीक है, क्या मैं आ गया, मैं बिल्कुल एजेंडे पे आगे। बताइए आपने किस पे पूछा? मैंने पहले आपने एक नाम लिया, उनके बच्चे के बारे में पूछा, तो मैंने आपको कह दिया कि भाई अगर कोई टेस्ट करके लगा है, कोई उसने कोई एजेंसी, जो मान लीजिए कोई उसने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या किसी में फॉर्म भरा है तो किसी प्रेस को पास करके गया होगा। ऐसा तो नहीं है किसी को घर बैठ के नौकरी दे दी। कोई आपका एक एम्स, सुनो आ रहा हूँ आपके ऊपर ही आ रहा हूँ, सुनो तो सही। ये पिछले दिन एक एम्स की एक बैकडोर एंट्री, कौन सी ट्रांसपेरेंसी? आ जाओ, ट्रांसपेरेंसी पे आ रहा हूं मैं। ये एम्स में एक नौकरी निकली थी डाइटिशियन की, मुझे नहीं मालूम वो सच है कि झूठ है। आपके बड़ा नेता के रिश्तेदार का नाम आ गया वहां, फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आनंद फानंद में सफाई देनी पड़ी। कोई आप करप्शन की बात करते हो, वो चौंक चबूतरा बैंक ठहरिए विनोद जी, अब बात निकली है दूर तक जाएगी। अब कितनी दूर तक ले जाना? मैं जा रहा हूँ, ये लिंक रोड ब्रांच है जेके बैंक का, और मैं शहर में ही हूँ, शहर में और लिंक रोड ब्रांच जेके बैंक का, उसने 3 बंदे डिफॉल्टर किए एनपीए, और ओटीएस में भी डिफॉल्टर हुए हैं, उसमें से एक उसके ऊपर जवाब देंगे, बोलेंगे कुछ आप उसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी पर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं और उन्होंने सिलसिलेवार बताया है। और जो करप्ट लोग हैं वो इनकी पार्टी में जब जाते हैं उनको टिकटें मिल रही है, टिकटें जिन लोगों की फोटोएं लगी हैं ओटीएस में फेलियर है, उनको टिकटें दे रही है। सुन लीजिए, जी लोग हमला करते हो? नहीं, हमला नहीं करते, हम तर्क करते। हमला आपका काम है, हमला आपका काम है, ईडी सीबीआई एनआईए लगा के, हमारा नहीं। ये विनोद जी, ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं ना, कि करप्शन वाली पार्टी, भाई 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जब घोटाले लाखों में नहीं करोड़ों में होते थे, और 1-1 लाख करोड़, 3-3 लाख करोड़, 2-2 लाख करोड़, ये तो होता ही नहीं था, ये तो होता ही नहीं था। कोर्ट ने बरी कर दिया उनको, ये तो होता ही नहीं था कि
6,000 करोड़ का घोटाला है, आपने 10 साल में 3,000 क्या करोड़ किया? का घोटाला है, आपने 2,000 का किसी को करा बताया? घोटाला है। आज कहने की कोई बातें घोटाले हैं। की बात कीजिए, किस विषय में, कौन से डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है? आज माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार 400 से पार जो हमारा नारा है, जरूर, जरूर। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि वो मोदी जी, आप देखते हो आज उनके भाई कहां हैं, उनका परिवार कहां है। आपके पहले के जो एमएलए हैं ना, एमएलए के बेटे भी आज जो पहले कांग्रेस के थे, उनका भी 200-200, 400-400 करोड़ रुपए का यहाँ साम्राज्य चल रहा है हर जगह। ये नहीं यहाँ की बात है, जी। पूरे हिंदुस्तान में। ये जो आज ट्रांसपेरेंसी, आज क्या हुआ, ये इन्होंने करप्शन के हर जो शोभा था उसमें करप्शन के इतने अड्डे बनाए हुए थे। आज 10 साल हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी को साफ करते हुए, आज यहां ट्रांसपेरेंसी आ रही है। आज ये नौकरियों की बात करते हैं ना, नौकरियां जो हैं, जो सक्षम होगा उसी को नौकरी मिलती है। आज वो बैकडोर एंट्री नहीं है जो यहाँ की सरकारें करती थी, यहाँ के अपने भाई भतीजावाद सबको यहाँ पर अफसर लगा देते थे। आज ट्रांसपेरेंसी आ रही है और सब लोग जो लायक हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो सक्षम हैं, वही लोग आज नौकरी ले रहे हैं। कितने ये लोगों ने ली? आप छोटी छोटी बातों में क्यों उलझ रहे हो? आप जहां की, आप इर्द गिर्द तो आपसे बात की नहीं जाती है, यहाँ आप रहते हो, वहां की तो बात की नहीं जाती है, वहां तो आपके पास कुछ है ही नहीं है। आपको पता है मोदी जी ने दफा 370 तोड़ी है, यहाँ शांति लाई है, यहाँ डेवलपमेंट लाया समय है। संकेत कर रहा है कि अभी हमें डिबेट बंद करनी होगी। तो सरजी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोनू जी आपका शुक्रिया, तेजा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।